on my channel Learning with शीतल व्यास। फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी में अब तक हमने चार्ज के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं। जैसे कि चार्ज जो है वो किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, लाइक डेंसिटी, वॉल्यूम एंड मास। चार्ज इज ऑल्सो अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। क्यों है चार्ज किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ये भी हमने जानने की कोशिश की थी कि कोई भी मैटर जो होता है उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है वो होती है एटम, और एटम के अंदर होते हैं जितना सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। और आप सभी जानते हैं कि प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल में या न्यूक्लियस के बाहर जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं उन ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूक्लियस के बाहर के ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल है, जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल होते हैं, जिसमें से प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो समझने की बात ये है यहाँ पर कि अगर हर एक मैटर पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना है तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज की प्रेजेंस जो है, एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज हर एक मटेरियल का, हर एक मैटर का फंडामेंटल कैरेक्टर है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है उसकी। उसके बाद में हमने देखा था कि जो चार्ज होते हैं उसकी क्या यूनिट होती है। चार्ज के बारे में और भी हमने बहुत सी बातें देखी थी कि जो चार्ज होते हैं वो सेम, जो लाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब एक दूसरे के पास होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हमने ये भी देखा था कि डूफे, जो कि बहुत पहले जो साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने विट्रियस और रेजिनस नाम, जो दो नाम दिए थे उन्होंने चार्ज पार्टिकल को, लेकिन बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज हमें बताए थे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो चार्ज होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम। जो कूलम है ये नाम हमने क्यों रखा था? कूलम जो थे एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे, आप पिक्चर स्क्रीन पे देख सकते हैं। कूलम जो थे वो एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे, और इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम। He was really very respected scientist because his work was very significant. उन्होंने बहुत ही important work किया था इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में, और स्पेशली इस चार्ज के फील्ड में, चार्ज के कैरेक्टरिस्टिक्स, चार्ज के बीच में लगने वाले रिपल्शन और अट्रैक्शन के फोर्स के बारे में भी उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स और फॉर्मूलाज दिए थे। इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम एक चीज पढ़ते हैं, वो है लॉ ऑफ कूलम, यानी कि कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है? कूलम्स लॉ जो है वो हमें किसके बारे में बताता है? कूलम्स लॉ हमें बताता है चार्ज के बीच में, किन्हीं भी दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन के बारे में। तो कूलम ने जब इस रूल को दिया था तब उन्होंने कहा कि आप ऐसी इमेजिनेशन करो कि दो चार्ज हैं जो कि सेम चार्जेस हैं, और इन दोनों के बीच में इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और इनका चार्ज भी सेम है। द फर्स्ट वन इज Q1 एंड द अदर वन इज Q2। ये दोनों किसी भी एक मीडियम में रखे हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। फिर मैं एक बार बताती हूँ। कूलम ने कहा कि अगर दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, जिनका मैग्नीट्यूड और चार्ज, उनके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है या वो नेगेटिव चार्ज है, मीन्स वो लाइक चार्जेस हैं और वो दोनों एक दूसरे के पास रखे हैं, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है? R। तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। अगर यही चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के और अनलाइक चार्जेस होते तब इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्सन हो, कूलम ने ये बताने की कोशिश की थी कि ये जो फोर्स लगता है, ये फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है। तो कूलम ने ऐसा बताया कि फोर्स ऑफ रिपल्सन, अभी हम रिपल्सन की बात कर रहे हैं क्योंकि Q1 Q2 जो है वो लाइक चार्जेस हैं। सो FR जो है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है Q1 और Q2 के प्रोडक्ट पर।
इस पे डिपेंड करता है कि अगर कोई दो चार्जेस हैं जो कि सेम मैग्नीट्यूड के हैं और किसी मीडियम में रखे हुए हैं और उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो वो लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है वो Q1 और Q2 यानी दोनों ही चार्ज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। और फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल के। इन दोनों का जो डिस्टेंस है r, उसके स्क्वायर के रेसिप्रोकल के हम प्रोपोर्शनेट कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि f जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, r स्क्वायर के। तो इन दोनों को अगर हम एक फॉर्मूला की फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा एफ आर इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का जो है सिंबल ये हटा देंगे तब यहाँ पर हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, दैट इज k। इस तरह से एक फॉर्मूला जो है वो कूलॉम ने बताया था। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन कि फोर्स ऑफ रिपल्सन जो लग रहा है वो उन दोनों ही चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर है, प्रोडक्ट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और किस पे डिपेंड करता है, दूसरा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। और जब हमने प्रोपोर्शनलिटी जो हटा दिया, सिंबल हटा दिया, तब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है k। ये जो k होता है ये डिपेंड करता है मीडियम पे, यानी कि आपने कौन से मीडियम में इन चार्जेस को रखा है। अगर आपने वैक्यूम में रखा है तो आप समझ सकते हैं कि वैक्यूम में और कोई दूसरा फोर्स नहीं होता। यहाँ पर मीडियम क्यों इफेक्ट करता है, हो सकता है कि जिस मीडियम में आपने रखा हो वहां पर दूसरे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का या किसी और जो है चार्ज पार्टिकल का फोर्स भी अप्लाई हो रहा हो, तब ये जो मीडियम का जो कांस्टेंट है ये बदल सकता है। लेकिन वैक्यूम में हम क्या इमेजिनेशन करते हैं कि वैक्यूम में न तो कोई चार्ज पार्टिकल है न कोई अदर आउटर फोर्सेस जो है वो लग रहे हैं। उस कंडीशन में k की जो वैल्यू होती है, k का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 हो जाता है। तो इस तरह से हमें पता चला कि जो फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर के बराबर होता है, जबकि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है k यहाँ पर हमने अप्लाई किया है। अब इसी के बेसिस पे हम कूलॉम की डेफिनेशन भी दे सकते हैं। आप जानते हैं कि फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। तो हम बात करते हैं कि अगर F इज इक्वल टू है 1 न्यूटन, K कांस्टेंट अभी हमने बात की कि अगर वो वैक्यूम में है जिसे हम K भी लिख रहे हैं तो वो भी है 1। इस कांस्टेंट की जो न्यूमेरिक वैल्यू है या मैग्नीट्यूड है वो है 1। और R यानी कि जो डिस्टेंस है उनके बीच में वो भी है 1 मीटर, वो है 1 मीटर। तो अब हम कहते हैं इस कंडीशन में Q1 और Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 इज इक्वल टू Q2, क्योंकि ये हमने पहले ही पढ़ा है कि Q1 और Q2 जो है वो एकदम सिमिलर मैग्नीट्यूड के दो चार्जेस हैं, तो इनकी वैल्यू होती है यहाँ पर 1 कूलॉम। अब इसको हम एक बार वापस से रीड करने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी भी अगर वैक्यूम में रखे हुए दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 जिनके बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर, और अगर वो 1 न्यूटन का फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता अगर ये अनलाइक चार्जेस होते। तो लाइक चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है अगर वो 1 न्यूटन लग रहा है तो हमारे चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 कूलॉम है। लेट मी रिवाइज अगेन। अगर वैक्यूम में रखे हुए दो चार्ज Q1 और Q2 जो कि आपस में R इज इक्वल टू 1 मीटर के डिस्टेंस पर है और उनके बीच में अप्लाई होने वाला या वो जो फोर्स फील करते हैं वो 1 न्यूटन का है, तो उन दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 कूलॉम होगा। तो इस तरह से ये कूलॉम लॉ था जिससे कूलॉम ने बताया था कि F R और F रिपल्सन और F अट्रैक्शन इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। और इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन में फर्स्ट जो हमारा मेन बात थी वो ये थी कि जो फोर्स होता है वो Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप सोच के देखिए, अगर जैसे जैसे चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे 1 कूलॉम से 10 कूलॉम, 10 से 20 कूलॉम की तरफ हम जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, दोनों ही बढ़ते जाएंगे। वो क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि 1 और 1 कूलम, अगर दोनों ही कूलम का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 कूलम है तो उसके लगने वाला चार्ज जो होगा
वो हमेशा, अगर हम ऐसा माने हमारा F1 है जो कि 1 कूलम चार्ज की वजह से लग रहा है, जबकि Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम। अब हम लगाते हैं F2। F2 जो है वो तब लग रहा है जब हमारे चार्ज की वैल्यू है सपोज 10 कूलम। तो यू कैन से कि F1 इज स्मॉलर देन F2। F1 का मैग्नीट्यूड F2 से कम होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो भी बढ़ जाएगा। ठीक उसी तरह से अब आप डिस्टेंस की बात कर लीजिए। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों का ही मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। और कूलम का लॉ भी यही कहता है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। तो इस तरह से लॉ ऑफ कूलम से हमें क्या समझ में आता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है वो उन चार्ज के मैग्नीट्यूड पे और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से कूलम जो थे वो बहुत ही रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट थे। आई होप यहाँ तक की स्टोरी हम सब आराम से समझ सकते हैं। यहाँ तक की स्टोरी हमें अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने समझा है कि चार्ज जो होते हैं वो सबकी किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होते हैं। चार्ज की एसआई यूनिट जो होती है वो कूलम होती है। और कूलम के लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये भी देखा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे और उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है दोनों चार्ज के बीच में उस पर डिपेंड करता है। साथ ही हमने चार्ज के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी देखी थी कि चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमने ये भी देखा था कि कोई भी बॉडी जो है वो आइसोलेशन में जब होती है तो वो न्यूट्रल होती है, क्योंकि उसका टोटल जो चार्ज होता है या ग्रॉस चार्ज जो नेट चार्ज जो उसका होता है वो हमेशा 0 रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर। फिर हमने ये भी देखा कि कोई भी बॉडी चार्ज कब होती है, अगर कोई भी बॉडी अपने कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और जब कोई बॉडी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देती है या इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसे, तब वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है। ये जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ये वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जब ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, ये हमने पहले पढ़ा है कि ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर फ्रीली मूव करते हैं। तो ये फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन आखिर क्या करते हैं, ये कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। टिल देन कीप ऑन लर्निंग, हैव अ नाइस डे।